मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जो कि अगर बॉडी के अंदर हो तो हम उस पॉइंट के अबाउट बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर बॉडी का मोशन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है तो उस पूरे बॉडी का मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन हमेशा सिंपल होता है। तुमने किसी बॉलर ने बॉल को स्पिन करवा करके फेंका, स्पिनर ने बॉल को स्पिन करवा करके फेंका, बॉडी पूरा का पूरा बॉल जो रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे कुछ है। लेकिन अगर हम पॉइंट को देखें ना तो वो हमको कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा या पैराबोलिक पाथ पे दिखेगा, ठीक है। बॉल को घुमा करके ऊपर फेंकते हैं, पूरी बॉल घूमते हुए दिखेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास कैसा होता है, उसका उसका वर्टिकल मोशन होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। हमने काफी सारे जो फॉर्मूला सीख करके रखे हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। फिर हमने सीखा था कि सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला था RCOM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये जो RCOM लिखा था मैंने वहां पे, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो तीन पार्ट में। अगर RCOM मान लो अगर कोई 3D में बॉडी है तो इसको लिखते थे हम लोग XCOM इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 बाय M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट, ऊपर भी डॉट डॉट डॉट। फिर लिखते थे YCOM था M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डॉट 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 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम ZCOM की बात करते हैं तो M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, ऊपर भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते थे इस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर हमने आगे में सीखा था लास्ट क्लास में, फिर हमने लास्ट क्लास में और भी बातें सीखी थी कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास, अगर हमको फॉर्मूला हमको पता है, अगर RCO इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2, तो हम उसका ये भी लिख सकते थे कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास था M1 इनटू चेंज इन R1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अगर हमको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है तो उससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, और अगर हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट 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 बाय M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट 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 बाय M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर हमने M1 प्लस M2 को ऊपर भेज दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास हो जाएगा फोर्स ऑन, ठीक है, इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 डॉट डॉट डॉट। याद रखना कि अगर हमसे M टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, टोटल फोर्स था, ठीक है। टोटल फोर्स इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 डॉट डॉट डॉट, ही चलता चला जाता है, ठीक है। आई होप सबको इतना फॉर्मूला सबको याद हो जाएंगे। एक हमेशा ही बेसिक बात याद रखनी है कि अगर हमने किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स जीरो अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसका क्या चीज जीरो होता है? बता सकते हो मेरे को? कोई बताओ। अगर बाहर से कोई भी फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लगाया जाए तो उसकी क्या चीज जीरो होती है? सेंटर ऑफ मास। कि क्या चीज जीरो होती है? सेंटर ऑफ मास थोड़ी जीरो होगा। एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर मान लो कोई और बताना आंसर, जिसको भी आता है माइक ऑन करके आंसर दो, ठीक है, चाहे सबको साथ में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमने एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जीरो लगाया तो क्या वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी जीरो होती है हर केस में? नो सर। नो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कांस्टेंट हो सकती है? वो जीरो हर सिचुएशन में वो कोई जरूरी नहीं है। जो पहले थी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, फोर्स ना अप्लाई करने पर भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा वही रहती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मान लो, चलो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बाद में देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कुछ बेसिक बेसिक बातें और बताया तो ना, याद रखना। फॉर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास is always their geometric center, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे कि रिंग, दूसरा डिस्क,
तीसरा स्फीयर, ठीक है, चाहे स्फीयर में बोलो हॉलो एंड सॉलिड बोथ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर प्लेट, अब प्लेट को भी ले लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। इनके हमेशा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होती है, इसके बाद तुम अगर बात कर लो डिस्क भी ले सकते हैं यहाँ पर शेप में, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा इनकी ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सबको पता ही, तो रिंग ऐसे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा कोई रियल पॉइंट तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जैसे देखो रिंग में मास इधर है लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर लाई नहीं कर रहा ना, तो यहाँ से भी बैलेंस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कोई मास ही नहीं, तो बैलेंस कैसे करें, ठीक है। और अगर रिंग की, अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर, पिन के नीचे ला के रख तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी टॉपिक, सिंपल सी बात है, क्लास 10th का एक बात है। अभी देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ मास अलग टर्म हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग टर्म। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इसका फॉर्मूला हमने सीखा था m1x1 प्लस m2x2 डॉट 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 बाय m1 प्लस m2 डॉट डॉट। दिस वाज फॉर अ काइंड ऑफ रॉड के लिए होता है ना, ये सब ऐसा फॉर्मूला होता है बंडी के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इसका हम देखें, अगर फॉर्मूला इसका रहता है w1x1 by w2x2 डॉट 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 बाय w1 प्लस w2 डॉट डॉट। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये मास ऑफ द पार्टिकल, ये वेट ऑफ द पार्टिकल। मास और वेट में सबको फर्क पता है, मास के w1 क्या होता है, m1g हो जाता है। समझना इस चीज को, हम जिस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं अपने अर्थ के ऊपर, वहां पर सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ के पूरे सरफेस पे हम जी को सेम मान के चलते हैं। तो अगर हमने जी को सेम माना है, यहाँ पे m1g, m2g, m3g, जी सबके लिए सेम होगा, m1g, m2g, m3g, ऊपर से और नीचे से जी कॉमन हो जाएगा और जी जी कट जाएंगे। जैसे जी जी कट जाएंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन फॉर ऑन अर्थ सरफेस COM and COG have same meaning, लेकिन अगर तुमने एक ऐसी कोई रॉड सेलेक्ट की, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो एक रॉड है जिसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर समझ में आती है, 10 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। अगर इतनी लंबी अगर हमने रॉड ली तो होता क्या है, देखो जब तुम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे जाकर सीखोगे कि ऊंचाई के साथ साथ ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है डिक्रीज करती है, ठीक है। हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वो डिक्रीज करती है, और ये डिक्रीमेंट अगर हमारे पास मान लो हम अगर हाइट 500 मीटर तक की काम करते हैं तो हम जी को सेम मान के चलते हैं। लेकिन जहां हमारी हाइट 500 मीटर से ऊपर जाती है, 600, 1000, 10,000 मीटर ऐसे जाती है, वहां पे हम मान के चलते हैं कि नहीं, यहाँ पे अब भी वैरी कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई बहुत लंबी सी रॉड है जिसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियस सी बात है 5 किलोमीटर पर ही होगा, क्योंकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। लेकिन अगर हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो यहाँ पे जी ज्यादा होगा, यहाँ पे जी कम 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 कम, जी लगातार घट रहा है यहाँ, ठीक है। जी की वैल्यू कैसी होती, कम होती चली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने W1 को लिया अगर, तो यहाँ पे जी अलग आएगा, यहाँ पर जी अलग आएगा, यहाँ पर जी अलग आएगा।
यहाँ पे M1 G1 M2 G2, तो यहाँ पर G को कॉमन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट नहीं होता। उस केस में अगर आप देखेंगे तो नीचे ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, नीचे ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी ना, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, तो समवेयर नीचे में आएगा, समवेयर यहाँ पर आएगा। उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात तो समझ लो कि वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लोकेशन पे नहीं है। ये मान लो यहाँ से जो हाइट जो है ना, ये आती है हमारी, मान लो 4.98 किलोमीटर, ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। One thing is clear that center of mass and center of gravity are not the same point for a long object. ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग सेम पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, 5 मीटर है, 2 मीटर है, तो अर्थ पे उसके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ऐसा लिख देता हूँ, फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और लॉन्ग वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स, center of mass and center of gravity are different because G varies with large variation in height। इसको सबको नोट कर लो, अगर सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेम हो सकती है और कब से नहीं हो सकती है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए भाई सेम नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारे घर की बात की जाए तो सेम है, घर की हाइट थोड़ी ना 500 मीटर से ऊपर होगा, कितना होगा, उसकी 25 30 40 50 100 मीटर होगा, कितना होगा, 100 मीटर भी नहीं, मैं बताओ कितना मीटर होगा, 5 मीटर। और घर मान लो, अगर अगर तुम्हारा छत अगर मान लो कितनी होगी तुम्हारी छत होगी, मुझे लगता है सीलिंग से तुम्हारी छत होगी मैक्सिमम 6 मीटर होगी, 7 मीटर होगी, 7, ठीक है। 6 मीटर की अगर तुम्हारी छत है तुम्हारे सीलिंग से, तुम्हारे टावर में अगर 11 है तो 6 तो 11 66 70 मीटर होगी, ठीक है। 70 को तो 80 पकड़ लो, 80 मीटर के ऊपर क्या हो, वहां पे सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक पड़ दो। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास, अभी देखो सेंटर ऑफ मास जो हमने सीखा था ना, वो दो तरह के देखो हमने सीखा, एक हो जाता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब समझ में आता है, कितना हो, एक M1 इधर है, एक M2 इधर है, M3 इधर है, M4 इधर है, डिस्क्रीट हो गया। और एक हो जाता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटिन्यूअस मतलब चलते चले जाओ मास मिलता चला जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट एक यहाँ पे चले, बीच में मास नहीं है, यहाँ पे आ गया, कंटिन्यूअस पे चलो लगातार मास मिलेगा, जैसे रॉड चलते चले जाओ मास मिलता चला जाएगा, ठीक है। रिंग, ठीक है, डिस्क, ये सब क्या होता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिंग में हमारा सेमी सर्कुलर रिंग भी आ जाएगा, आधा रिंग, डिस्क में हमको सेमी सर्कुलर डिस्क भी आ जाएगा, आधा डिस्क, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स होते हैं, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, चलते चले जाओ मास मिलता चला जाएगा। तो दीस आर एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका तो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, मैंने तुमको नाम नहीं बताया था डिस्क्रीट पहले, लेकिन हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया था। कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 m1 plus m2 plus हमको निकालने वाला जगह, इसका हमको निकालने के लिए आता है। इसमें हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि रॉड अगर देखो तो, अगर तो ये अगर ये मान लो रॉड अगर ऐसे होगी,
रॉड का मास m है, लेंथ l है। पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मैंने क्लियरली बोल सकते हुए L/2 पर होगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। सबको पता है ये बात, अभी मैंने बताया था शुरू में। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे ये रॉड अगर ऐसी है, ठीक है, जिसकी लेंथ l है और जिसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x से चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे इसका मास 0 है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना x बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पर रॉड अगर मैं यहाँ पर देखूँ रॉड, तो यहाँ पर रॉड, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ रॉड को, यहाँ पे रॉड ज्यादा भारी होगी, ज्यादा डेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से x बड़ा है ना और यहाँ से x छोटा है। यहाँ पे रॉड की डेंसिटी कैसी होगी, इतना टुकड़ा यहाँ से काटो उतना टुकड़ा यहाँ से काटो, ये वाला पार्ट भारी होगा, ये वाला पार्ट हल्का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी जो है ना वो x के साथ वैरी करे, ठीक है। इस तरह के हमको निकालने बोले जाएंगे सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसके भले 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा ना तुमको इसकी जो जो बात तुम्हारी किताब में नहीं हो वो बातें भी मैं तुमको उतने फील्ड से बताऊं, ताकि तुमको फिजिक्स में ये जो तरीका जो बता रहा हूँ ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालने बहुत जगह पे ये तरीका आता है जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ। इस तरह के टेक्निक यूज करने होते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ही निकालने बोले जगह हर जगह पे, लेकिन इस तरह के टेक्निक जो होते हैं बहुत जगह यूज होते हैं। तो अगर मैं तुमको आज अच्छे से तुम समझ जाओगे ना, तुम समझ तुमको फिजिक्स में कभी परेशानी नहीं है, जब जब इस तरह के सवाल तुम्हारे सामने आए। तो भले हमको आज 10 मिनट लग जाए, लेकिन आज के 10 मिनट खर्च करके हम लोग 15 मिनट खर्च करके हम इसको आगे जाकर के बहुत समय बचा लेंगे। एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, ये रॉड है हमारे पास। क्या करना क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन रॉड। ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है ना वो हमको दी गई है L। रॉड की लेंथ कितनी L एंड गिवन दैट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x, ठीक है। दैट मींस डेंसिटी वैरीज, यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर लेट से लैम्डा नॉट अगर मान लो मेरा 1 है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर मास कितना, डेंसिटी कितनी होगी 1। यहाँ से अगर मैंने 1 सेंटीमीटर की रॉड ली, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मास कम होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की रॉड ली, ठीक है, इसके लिए यहाँ से देखो x ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर मास कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब इसका हमको बोला कि निकालो फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला गया, तो तुमको मैंने बोला कि किसी बच्चे ने बोला सर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा। तो मेरे को किस बच्चे ने सजेस्ट किया, सर एक काम करते हैं, ये रॉड अगर मान लो लेंथ इसका अगर मान लो 1 मीटर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग मास है, तो हम क्या करते हैं इस रॉड को तोड़ते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है तोड़ दो। तोड़ा कितने पार्ट में, 1 1 सेंटीमीटर। हमने 1 1 सेंटीमीटर के पार्ट में, और 1 1 सेंटीमीटर में तोड़ तोड़ करके हमने क्या किया, इसके 1000 टुकड़े कर दिए। ठीक है, हमने कितने टुकड़े कर दिए इसके, 1000 टुकड़े कर दिए। 1000 टुकड़े करने के बाद हमने क्या किया, ऐसे हमने हर एक टुकड़े का यहाँ पर मास निकाला। तो हर एक टुकड़े का मास जो यहाँ पर है टुकड़ा, इसका मैंने लैम्डा नॉट मेरे को 1 दिया गया था मान लो, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा, एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो मतलब 0 पॉइंट, इसका मास हो जाएगा 0.01
इनटू, ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स, यहाँ पे कितना 1 सेंटीमीटर है, तो इनटू 1 कर दिया। हमसे दूसरे टुकड़े का मास पूछा गया, तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें तो यहाँ 1 सेंटीमीटर था, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू 2 कर दिया, ठीक है। एक टुकड़े का लेंथ हमने कितना लिया है, एक टुकड़े का लेंथ हमने लिया है 0.01 सेंटीमीटर इंटू 2, ये x कितना हो गया, 2 हो गया। इसका पूछा गया, इसका 3 सेंटीमीटर जो दूरी है यहाँ से, तो मैंने बोला इसकी लेंथ कितनी है, 0.01 है इंटू, ठीक है। तो ये लैम्डा नॉट कितना है, 1 है, तो हमने पूछा कि इसका कितना मास हो जाएगा, तो इतना से इतना मीटर इंटू ये x की दूरी कितनी है, यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमसे पूछा गया कि चौथा का कितना होगा, तो 0.01, इसका भी लेंथ हमने ले लिया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या कर रहे थे, हम छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक किए और हर एक टुकड़े का हमने क्या किया, मास निकालना है अगर, तो हमें देख उसका x अलग-अलग है। हम उस टुकड़े की लेंथ को, जो कि हर एक टुकड़े बराबर लेंथ का है, हमने उसको उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको हर टुकड़े का यहाँ पे मास मिलता चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमको हर एक टुकड़े का मास मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, हर एक टुकड़े के मास को, हमको पता फॉर्मूला m1 x1, सब टुकड़े का x1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, x2 बस सबके मास, सब सम ऑफ द मास से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमको उससे क्या मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा। हमने इस रॉड के 100 टुकड़े कर दिए, ठीक है, हर एक टुकड़े का मास निकाला बाय द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है, और हर एक टुकड़े का हमने क्या कर दिया, m1 x1 m2 x2 कर दिया, बाय टोटल मास कर दिया, एंड वी गेट द सेंटर ऑफ मास। अब मैंने बोला कि यार ये तो गलत है, जब क्यों, मैंने बोला कि ठीक है यार, मान लो कि सेंटर ऑफ मास लैम्डा नॉट x से वैरी करता है, क्या गारंटी है कि तुम्हारा जो ये वाला जो तुमने मास सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये जो तुमने मास सेलेक्ट किया है, ये मास का हर पॉइंट का जो होगा, जैसे कि मान लो तुमने चूज किया 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, अब 2 से लेके 3 सेंटीमीटर चूज किया है, तो 2 से लेके 3 के लिए तुम थोड़ी ना लैम्डा नॉट वहाँ पे उसके लिए तुम यूज कर सकते हो, 2 से 3 के लिए तुम यूज कर रहे हो 3, ऐसा कैसे, 2 के लिए अलग होगा, 2.1 के लिए अलग होगा, 2.2 के लिए अलग होगा, 2.3 के लिए अलग होगा, 2.3 के लिए 4 के लिए अलग होगा। तुम तो भाई 2 से लेकर 3 के लिए सिर्फ सीधे 3 यूज कर रहे हो, 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा। तो बात तो सही है। तुमने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, तुमने रॉड के कर दिए 1000 टुकड़े, ठीक है। अब तुमने 1000 टुकड़े कर दिए, अब जो 2 से लेके 3 था ना, ठीक है, उस 2 से लेके 3 के बीच में तुम्हारे फिर से कितने टुकड़े आ जाएंगे, 10 टुकड़े हो गए, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ठीक है, तो ये सही है। अब बोला कि अब देखो सर मैंने सही कर दिया, अब मैंने बोला कि अच्छा 2.1 में कितना लेंथ हो गया, तो तुमने बोला 0.0012, 2 से लेकर 2.1 का 0.1 सेंटीमीटर होगा ना, 0.1 सेंटीमीटर 0.001 मीटर इंटू, तुमने बोला कि लैम्डा लैम्डा नॉट 1 है, इंटू एक्स कितना ले लिया मैंने, 2.1 ले लिया, ठीक है। तुम भी बड़े खुश हो गए कि ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 00, ठीक है, 021 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 0.0022 ऐसा तुमने कर दिया। तो फिर तुमने क्या किया, ऐसे तुमने 1000 टुकड़े किए, 1000 टुकड़े का तुमने मास निकाला, सबका m1 x1 m2 x2 m3 x3 किया, 1000 तुमने किया, तो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला अरे ये तो गलत हो गया, तुमने बोला अब कैसे गलत हो गया, तो मैंने बोला जब 2 से लेकर 2.1 है, तो भाई 2.1 को तुम कैसे मल्टीप्लाई करो, जो इसको क्या कहते हैं 0.0 कैसे मतलब 2.1 के साथ तुम कर रहे हो। अगर मान लो 2 से लेकर के 2.1 अगर मैं देखूं मैग्नीफाई करके, तो इसके भी तो टुकड़े हो जाएंगे। तुमने बोला कि बात तो सही है, फिर तुमने क्या किया, 2 लिया, 2.01 लिया, 2.02 लिया, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे फिर आगे गलती हो जाएगी। अब तुम हो गए परेशान। अब तुमने क्या किया, तुमने उस रॉड के कर दिए 1 करोड़ टुकड़े, ठीक है, तुमने 10 करोड़ टुकड़े कर दिए, और तुम आगे अपने बच्चों को भी बोल करके जाते हो कि तुम भी इस रॉड के टुकड़े करते जाना, ठीक है, और तुम भी उसके टुकड़े करते जाना और मेरे बच्चों को तुम दिखा करके जाना, ठीक है।
तो ऐसे करके कितने टुकड़े करेंगे, अनंत टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब सोचो 1 मीटर रॉड के 10 करोड़ टुकड़े, कितना मुश्किल है। तो हमने क्या सोचा, हमने बोला कि नहीं, कोई भी बीमारी अगर होती है तो हम डॉक्टर से बात करते हैं मेडिकल के लिए, यहाँ पे मैथ्स की बीमारी है तो हम लोग को बात करनी होगी किसी मैथमेटिशियन से। तो हमने किसी मैथमेटिशियन से बोला कि देखो यार, ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि 1 मीटर रॉड में अलग-अलग पॉइंट का अलग-अलग डेंसिटी आ रहा है, अलग-अलग उसका मास होगा, ठीक है? हम क्या करें इसके लिए? हम 10 करोड़ टुकड़े तो कर ही नहीं सकते, हमारे हमारे 7 पुश्तें यही करती रह जाएगी, ठीक है? तो उसने बोला कि रुको, मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को हम लोग कहते हैं साँप वाला आइडिया, ठीक है? अब ये साँप वाला आइडिया क्या है? साँप वाला आइडिया इसको बोलते हैं, ठीक है? बोला कि एक काम करो, तुम एकदम से छोटा-सा, एकदम छोटा एलिमेंट लो डीएक्स। ये डीएक्स जितना छोटा, इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.0000000000 अनंत 0.0000000 से बहुत छोटा, ठीक है? इतना छोटा ले लो, ठीक है? इससे छोटा कुछ ना हो। 0 नहीं है, ये इतना छोटा 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत-बहुत नज़दीक, ठीक है? इतना छोटा अगर तुमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा कि उस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा, ठीक है? अ, वो क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा, ठीक है? छोटा-सा एलिमेंट है, छोटा-सा एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास बहुत छोटा-सा होगा, है ना? देखो 0.01 इंटू 1, अगर 0.00000000001 अगर मैं इंटू कर दूँ अगर, ठीक है? इसके साथ अ लैम्ब्डा के साथ, तो कितना छोटा है? छोटा-सा एलिमेंट ले लो, ठीक है? और उसका मास कितना हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। उस छोटे से एलिमेंट का हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, ठीक है? छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? डीएम इंटू एक्स किया मैंने, ठीक है? और मैंने क्या किया, डीएम इंटू एक्स किया, ठीक है यहाँ पे। और इसको हमने क्या किया, डीएम वैसे कैसे डीएम कितना हो जाएगा? लैम्ब्डा इंटू, जो लैम्ब्डा होगा इंटू डीएक्स, ठीक है? डीएम क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा इंटू डीएक्स, ठीक है? छोटा सा एलिमेंट होगा, उसका मास क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा इंटू डीएक्स हो जाएगा। अब क्या करो, अब तुम इसका सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? जैसे m1 x1 m2 x2 होता है ना, उस पे ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, कैसे? डीएम इंटू एक्स, ठीक है? m1 x1 m2 x2 m3 x3। हम क्या करें, ये डीएम इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, हम छोटे छोटे एलिमेंट ले रहे, ठीक है? ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट ले रहे, ठीक है? और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स के साथ। डीएम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक्स के साथ। और हम छोटे छोटे एलिमेंट को इसको ऐड अप करते चले जा रहे हैं, ठीक है? यदि यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऐड किया था ना, सबको ऐड करना था, यहाँ भी हम ऐड करेंगे। और हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया रॉड के टोटल मास के साथ। ये हमें क्या दे देगा? सेंटर ऑफ मास दे देगा पूरे रॉड के लिए। व्हाट इज दिस डीएम? डीएम इज छोटा सा मास, ठीक है? छोटा सा मास। इस मास को कैसे निकालते हैं? लैम्डा इंटू डीएक्स। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज द कोऑर्डिनेट ऑफ छोटा सा मास फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स क्या हो गया? छोटा सा मास का दूरी फ्रॉम द ओरिजिन। डीएम क्या हो गया? टोटल मास, विच इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है? ये सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे अगर हम करते हैं डीएम इंटू वाई, ठीक है? छोटा सा मास इंटू वाई बाय टोटल मास, वो हमें देगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है? इन द सेम वे हम जेड को भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो आगे क्या था इसमें। अब मैं इसको थोड़ा साफ से करके दिखाता हूँ। रॉड है, पतली सी रॉड है, खाली दिखाने के लिए मैंने थोड़ी मोटी बना दी है। ये ओरिजिन है, ठीक है? इस रॉड की लेंथ आपको बोली गई है, एक बार के लिए लेट्स से एल है। हमसे पूछा गया इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स। क्या करने का भाई? छोटा सा मास ले लो,
छोटा सा मास कहते हैं छोटी सी लेंथ ले लो, छोटा सा मास मिल जाएगा। कितनी दूरी है इसकी यहाँ से, x है। मास ऑफ लेंथ dx इक्वल टू हो जाएगा dm लैम्डा इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नॉट, लैम्डा कितना, लैम्डा नॉट x dx हो जाएगा। ये क्या हो गया, मास ऑफ लेंथ dx हो गया। उसके बाद देयरफॉर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके लिए, dm x बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये dm क्या है, छोटा सा मास, x क्या है, उस छोटे से मास की दूरी ओरिजिन से। ये dm क्या है, टोटल मास, और ये पूरा हमें क्या देता है, ये पूरा हमें देता है सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट कंप्लीट थिंग। जैसे यहाँ पे रॉड है, ये फॉर्मूला तो किताबों में मिल जाएगा, और ये अगर तुम ध्यान से देखो ना, दिस इज नथिंग बट m1x1 प्लस m2x2 का कैलकुलस वर्जन, ये इसका इंटीग्रेशन वर्जन है ना। ये जो एडिशन करते थे, दिख रहा है, ये साफ एडिशन को सिग्निफाई करता है, m dmx, तो ये क्या होगा, सबको एडिशन वाली चीज होगी। तो dm तुमको मेन ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारे यहाँ पे dm, बड़ी dm ये लैम्डा नॉट x dx। कहाँ x कहाँ से शुरू होता है, 0 से, कहाँ पे खत्म हो जाता है, l। नीचे लिखा हमने टोटल मास dm, dm कितना है, लैम्डा dx, लैम्डा dx लैम्डा नॉट x dx। कहाँ से शुरू होता है, x 0 से, कहाँ खत्म होता है, l। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब भी ऐसा दिख रहा है कांस्टेंट होता है लैम्डा नॉट, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, x dx कांस्टेंट बाहर निकाल दो, यहाँ पे x भी तो आएगा ना, dm है ना, ये तो dm लिखा है, यहाँ पे x एक और आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये dm इंटू x है, dm क्या है, dm ये है, इंटू x से भी तो करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x dx, ये कट जाएगा ना, ये x स्क्वायर मुझे क्या देगा, x स्क्वायर मुझे देगा x का क्यूब, और यहाँ पे क्या देगा मुझे, x स्क्वायर बाय 2 देगा। ये 1/3 को बाहर निकाल दिया, l का क्यूब 1/2 को बाहर निकाल दिया, l का स्क्वायर, ये क्या होगा, तो डिवाइड करेंगे ना, ये हो जाएगा 2/3 l, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। और देखो मेरा आंसर सही भी होना चाहिए, क्योंकि 2/3 मतलब 0.66 है, ठीक है। तो देखो अगर ऑर्डिनरी रॉड होती ना तो वो 0.5 एल पे आती बीचों बीच, लेकिन यहाँ पर जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे मास बढ़ता है, तो इधर वाले पार्ट में ज्यादा मास होगा ना, बिकॉज एक्स ज्यादा इधर तो मास ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे ये कम, यहाँ पे आएगा 0.66 एल, समवेयर ये नियर द हैवी मास, ठीक है। ये ध्यान से इसको नोट कर दो, मेथड को देखो। अभी मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा, तुमसे बनना चाहिए, कहीं पे किसी को कोई डाउट तो पूछ, फिर से मैं रिपीट भी कर देता हूँ। अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है तो अलग अलग एक्स पर अलग अलग मास होता है। 1 सेंटीमीटर नजदीक भी ले लो कि मास अलग आएगा, 1 सेंटीमीटर दूर ले लो लेंथ का मास अलग आएगा। दूसरी बात, जब हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, हमें x दूरी पे जाना चाहिए और dx छोटा सा एलिमेंट लेना चाहिए। छोटे से एलिमेंट में जो मास का जो डेंसिटी का वेरिएशन होगा जितना ज्यादा नहीं होगा, छोटे से एलिमेंट में डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है।
हम छोटे से एलिमेंट ले लेंगे, 0 पॉइंट जितना छोटा ले सकते हैं, उसको हम वो लैम्ब्डा वहाँ पे लैम्ब्डा को देख के लैम्ब्डा नॉट x लेगा और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो उस छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा। छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा, उस छोटे से एलिमेंट के मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, तो हमें मिल जाएगा dm into x मिल जाएगा। ठीक है, वो dm into x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ द एलिमेंट इनटू x। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया dm के इंटीग्रेशन के साथ। ये वही चीज बन जाती है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में जो हमने सिंपल वर्जन पढ़ा था, m1 x1 m2 x3 m3 4 x m3 x3 m4 x4। जैसे जैसे उन मासेस का हमने एडिशन किया था, ठीक है, वैसे ही कैलकुलस के फॉर्म में हम उस इतना प्लस नहीं करके दिखाते, वहां पे साफ दिखा देते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन ऊपर किया नीचे किया, ठीक है, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है जो कि तुमको और भी बहुत सारी चीजें जब पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे तो निकालने बोला जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां निकालने बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर तुमको चीजें मिल सकती है, लेकिन ये फॉर्मेट जो होता है ना कभी बदलता नहीं। सर हाँ, ये 2/3 कांस्टेंट रहेगा हर सम के लिए? नहीं, अब अगर मान लो यहाँ पे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि डेंसिटी वैरीज एज लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, अलग हो जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, अलग हो जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। सवाल, हजार सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक है, किसी को कंसेप्ट अगर अच्छे से आता तो वो उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा। हम लोग इसका भी एक दो प्रैक्टिस और करेंगे। देखो, अगर डेंसिटी अगर मान लो समझ अगर वैरी नहीं भी करती है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमारा सीधे L/2 पुट कर देंगे ना। ठीक है, और लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड जो होता है, डेंसिटी वैरी करे या ना करे, इंटीग्रेशन जो रिवर्सल मेथड है हमेशा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।